मेरे प्रिय दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे और जितने प्रिकॉशंस बताए गए हैं आप सब उनका पालन करेंगे। तो हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है या आज के हमारे कवि हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल जी साठोत्तरी हिंदी कविता का नाम है। 1980 में इनका पहला काव्य संग्रह अपनी केवल धार छपा था, जिसने इस केवल एकमात्र मतलब जो पहला ही काव्य संग्रह था, इन्होंने ही इस काव्य संग्रह ने ही अरुण कमल जी को समकालीन हिंदी कविता में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। अरुण कमल जी का जन्म 1954 में बिहार के रोहतास जिले में हुआ था और ये पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्राध्यापक रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि भी मैंने बताया, एक तो अपनी केवल धार यह है और दूसरी है नए इलाके में, और मैं वो शंख महाशंख बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, कविता और समय। इसके साथ ही इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं जिनमें माइकोसवस्की की आत्मकथा का अनुवाद बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। आपके पाठ्यक्रम में इनकी 4 रचनाएं शामिल हैं, एक तो नए इलाके में, एक अपनी केवल धार और तीसरी है देवभाषा और एक और है अपनी केवल धार उधर के चोर। अरुण कमल जी की कविताओं को पढ़ते समय एक बात तो स्पष्ट होती है कि इनकी कविताओं में लोक संस्कृति और जीवन को छानने की झलक है। इनकी कविताओं में घर, परिवार, समाज, बहन, भाई, माँ, देवर, यहाँ तक कि काम करती हुई स्त्री, चोर, डाकू, हत्यारे, ये सारे पात्र बहुत ही जीवंत होकर सामने आते हैं। और उस समय जो अन्य लेखक लिख रहे थे उनकी कविताओं में यह बहुत कम था। अरुण कमल जी की कविताओं को पढ़कर स्पष्ट अनुभव होता है कि इनकी कविताएं घटना प्रधान हैं। जब हम उधर के चोर कविता पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं एक रात जब मैं सफ़र में था, तो ये कविताएं घटना प्रधान कविताएं हैं, लेकिन इनमें केवल घटना ही प्रधान नहीं है, उसमें अनुभूति और स्मृति, इन तीनों का मिला जुला रूप पाठक की संवेदना को छू लेता है। उधर के चोर कविता को पढ़कर हमें महसूस होता है कि अरुण कमल की कविताओं में चोर और डाकू, हथियारों का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर ये इतने आतताई और इतने क्रूर होकर नहीं आते, ये इतने आतंकी होकर नहीं आते, बल्कि ये चोर और डाकू गरीबी के मारे हुए हैं। ये किसी चोट खाए आदमी की तरह हैं, ये विवश हैं, मजबूर हैं। अरुण कमल के समय के अन्य कवियों ने इनका जिक्र इस रूप में नहीं किया। उधर के चोर की कविता में जो डाकू हैं, जो ट्रेन 7 बजे वाली चलने वाली ट्रेन पे लूटपाट मचाने के लिए आते हैं, वे बहुत ही ज़रूरी, जीवन के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर चलते बनते हैं। इन डाकुओं को अपने ऐशो आराम और समृद्धि वाली चीज़ें नहीं चुराते या डाका नहीं डालते। ये अपनी केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज़रूरी सामान है, केवल उसे ही लूटने के लिए ट्रेन पर चढ़ते हैं। और कविता का जो अंत है बहुत ही बेबस है कि वो इतना भूखा था वो कि चुपचाप खाना खाया और थाली भी वहीं रख कर चला गया, यानी उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। ये डाकू अपनी जेब भरने के लिए चोरी नहीं कर रहे, ये अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से ये इतने विवश हैं कि ये 2 वक्त की रोटी तक नहीं, व्यवस्था इनके लिए इतना भी इंतज़ाम नहीं कर पा रही कि ये अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटा पाएँ। तो जो ये डाकू और हत्यारे
अरुण कमल की कविताओं में हमें दिखते हैं, ये व्यवस्था के मारे हुए हैं। इनके प्रति पाठक के मन में संवेदना ही जागती है। इस कविता में भूख की यातना से पीड़ित चोर हैं, डाकू हैं, और जो एक बार जोमेटो की जब बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी कि उसके एक वर्कर था, उसने जो खाना ऑर्डर किया गया था उसको खा लिया था। कुछ लोगों ने बहुत निंदा की उस वर्कर की कि उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ लोग जो मानवीय संवेदना से भरपूर थे, वो समझ पाए कि उस वर्कर ने वो खाना क्यों खा लिया। हमारी व्यवस्था क्या ऐसी है कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति अपने लिए 2 वक्त की रोटी, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता। कई लोगों ने ट्वीट किया और फेसबुक पे लिखा कि ये उसकी व्यवस्था थी कि उसने उस खाने को खाया, और कुछ लोगों ने उसके लिए बहुत उसे नौकरी तक से निकालने की मांग रखी। तो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम अपने आसपास की घटनाओं के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा काम कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। हमें ऐसा समझना ही चाहिए जब उसने वो खाना खाया। और इसी तरह से उधर के चोर, कभी बहुत अच्छा कहते हैं कि चोर कभी इधर के नहीं होते, चोर हमेशा उधर के ही होते हैं। जो भी बुरा व्यक्ति है वो कभी इधर का नहीं होता, हमारी तरफ का नहीं होता, और हमेशा लांछन लगाते हैं कि ये उधर का है। इसीलिए कविता का नाम रखा उधर के चोर। उधर के चोर आते हैं और 7 बजे वाली ट्रेन पे चढ़ते हैं। और क्या उसमें लिखा है कि 7 बजे वाली ट्रेन पे चढ़ते हैं क्योंकि सारे मुसाफिर बिना टिकट, गरीब, गुरबा, मजदूर जैसे लोग ही होते हैं, इसलिए डकैत किसी से झोला, किसी से अंगोछा, चुनौती, खैनी की डिब्बियाँ छीनते झपटते चलती गाड़ी से कूद रहड़ के खेत में गुम हो जाते हैं। तो भूख और गरीबी की यातना को झेलते हुए लोग ही ट्रेन में हैं, और भूख और गरीबी से पीड़ित लोग ही हत्यारे के रूप में उस ट्रेन पर चढ़ते हैं। बहुत हैरान होता है कवि कि एक तरफ अमीरों के घरों में इतनी समृद्धि है और दूसरी तरफ गरीब बच्चे मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे हैं, सड़कों के बीचों बीच भीख मांग रहे हैं। मैं वो शंख महाशंख में कवि लिखते हैं, जो खो चुका है घर परिवार, जो खो चुका है घर परिवार, उसे कैसे कह दूँ पानी उबाल कर पियो। मतलब इनकी कविताओं को पढ़कर संवेदना इतनी अंदर तक हिल जाती है कि आंखें नम हो जाती हैं। अरुण कमल की कविताओं में व्यक्तिगता का सामूहिक रूपांतरण हो जाता है। एक अलग ही तरह का समाजशास्त्र हमारे सामने आता है जब हम नए इलाके में कविता पढ़ते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि इतनी आपाधापी हो चुकी है महानगर में, इतना सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतना परिवर्तनशील है कि अब महानगर में आप अपनी समृद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने घर से जिस समृद्धि को लेकर निकलते हैं, शाम तक लौटते लौटते वो सारे चिन्ह परिवर्तित हो चुके होते हैं, और इस कदर परिवर्तित हो चुके होते हैं कि आप उनके आधार पर अपने घर नहीं पहुंच सकते। कवि बाद में कहते हैं कि बहुत बेहतर है कि हर घर का दरवाज़ा खटखटाया जाए। मतलब अपने घर को वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है, वो गली, वो पीपल का पेड़, वो खाली मकान, वो लोहे का गेट, वो सब एकदम कहीं वो ख़त्म हो गया, एकदम परिवर्तित हो गया।
तो कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर घर का दरवाज़ा खटखटाना होगा अपने घर पहुंचने के लिए, अपने घर को पहचानने के लिए, क्योंकि अब स्मृति पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। और उसे ये भी लगता है कि काश कोई, इसका एक समाधान ये भी हो सकता है कि कोई मुझे पहचान ले और मुझे आवाज़ दे दे। तो किस तरह से महानगरीय जीवन एकदम परिवर्तित होता है, किस तरह से यहाँ पर आप सड़कें जैसे बन रही हैं, जैसे यहाँ पे पुल बन रहे हैं, और जो भी उन सड़कों और पुल के बीच में आता है उन सबको हटा दिया जाता है। तो इस तरह अपने जीवन की खोज कवि करता है, जहाँ पे उसकी स्मृति बसी हुई है। उनकी अगली कविता अपनी केवल धार बहुत ही अनुभूतिपरक कविता है, और कवि हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है जिसने उसे इस जीवन को जीने में सहयोग दिया, जिसमें कि वो उस अनाज को पैदा करने वाले का भी आभार व्यक्त करता है, जो उसने कमीज़ पहनी है, या जो भी उसने पैसा किसी से उधार लिया, जहाँ से उसने नमक, तेल, हींग, हल्दी लिया, जहाँ से उसने कर्ज़ा लिया, हर उस व्यक्ति को वो याद करता है और कहता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। सारा लोहा उन लोगों का मतलब उसके अपने जीवन को जीने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो तो मैंने दूसरे ही लोगों से ली है। किस किस से ली है, उन सब की बात उसने की है। मेरा क्या है, मेरी केवल धार ही है जो लोहे को एक आकार देती है, एक रूप देती है। तो कवि की जो धार है वो उसकी सृजनात्मकता है, यानी अपनी केवल धार मतलब मेरी जो कविताएं हैं, मेरी जो रचनाएं हैं, मेरा केवल उतना ही है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरा जो शरीर है वो तक बंधक है इन लोगों का, जिन्होंने मुझे मेरा जीवन जीने के लिए ज़रा सा भी सहयोग किया है। मैं उनका बंधक हूँ, मेरा शरीर उन लोगों का बंधक है, यानी मैं उनका आभारी हूँ, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और मेरा केवल और केवल मेरी धार है, मेरी सृजनात्मकता है, मेरी रचनाएं हैं। अरुण कमल जी की कविताएं बहुत सरल हैं, लेकिन और भाषा के प्रति वो ज़्यादा सचेत नहीं है, या भाषा को बहुत चमत्कारी नहीं बनाते, बहुत अलंकृत नहीं बनाते। अपने ऊपरी रूप से सरल हैं, लेकिन संवेदना को इतना ज़्यादा अभिभूत कर देते हैं कि अपने अर्थों में यह कविताएं बहुत गहरी हैं, बहुत आत्मीय हो जाती हैं। अब जैसे उनकी कविता आप पढ़िए, देव भाषा। देवों की भाषा क्या है? अब सबको पता है कि देवों की भाषा संस्कृत है। इस कविता में वो कहते हैं कि तीनों जब उसके पास आते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो देवता हैं उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या मांगता है उल्लू। तो यहाँ पर कवि को सिर्फ इस एक वाक्य से कवि का हृदय प्रसन्न हो जाता है कि जो देवता हैं, जिनकी केवल एकमात्र भाषा संस्कृत थी, आज वो भी ये देसी भाषा बोलने लगे। तो वो प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि अरे आज मैं क्या मांगूं, अरे चमत्कार चमत्कार, देव आज हिंदी बोले, देवों ने तज दी देव भाषा, देव निज भाषा बोले। तो ये निज भाषा से हमें भारतेंदु की भी याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अपनी ही भाषा में बात करने से इससे विकास होता है। निज भाषा उनती अहे मिटत हियो को सूल, और हृदय के जो विषाद हैं वो भी दूर होते हैं। तो देव आज अपनी भाषा को भूलकर, जो उनकी संस्कृत भाषा थी उसे भूलकर निज भाषा बोलने लगे, हिंदी बोलने लगे। तो ये कवि का हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि अब मैं क्या मांगूं,
आप क्या मांगना चाहना प्रभु? आपने सब कुछ तो दे दिया। आप बोले निज भाषा, धन्य भाग प्रभु, मैं धन्य हो गया। तो अपनी पूरी रचना यात्रा में हमें बिल्कुल महसूस होता है कि अरुण कमल जी बहुत नई तरह की कविताएं रच रहे हैं, जहाँ पे अनुभूति भी है, तर्क भी है, घटना भी है, स्मृति भी है, जहाँ पे स्व से सामूहिकता है, जहाँ पे एक नया समाजशास्त्र है, एक नए तरह के प्रश्न हैं और नए तरह के चरित्र हैं। तो साठोत्तरी हिंदी कविता में या 8वें दशक की जो हिंदी कविता है, और अपनी आरंभिक कविताओं में अरुण कमल जी विजय दुबे और राजेश जोशी, त्रिलोचन और नागार्जुन के बहुत करीब नज़र आए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है।